गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इट्स DS मीणा। अपन विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे और विलियन चैप्टर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि अपन राउल्ट्स नियम पढ़ चुके हैं, हेनरी नियम पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन कैलकुलेशन मेथड्स पढ़ चुके हैं, विलियन के टाइप पढ़ चुके हैं। तो आज क्या है अपना, ये है कि जो राउल्ट्स लॉ है उससे रिलेटेड एक छोटी सी टर्म है, उसको अपन आज पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि वो जो टर्म है वो आप लोगों को अच्छे समझ में आए। और आपको कहीं प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन जब तक आप लोग बताओगे नहीं हमको थोड़ा पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग टाइम पे नोट्स बनाइए और पढ़िए, ताकि जो ये आपके लिए प्लेटफॉर्म रेडी किया है सबकी उसमें देख रेख में, इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिले आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं आदर्श और अनादर्श विलियन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आदर्श व अनादर्श विलियन। तो ये जो है ना, ये राउल्ट के नियम का ही एक पार्ट है। इसको हमको किससे लिंक करना है? राउल्ट के नियम से। ठीक है, अपन को इसको राउल्ट के नियम से क्या करना है? लिंक करना है। अब देखिए राउल्ट के नियम का इसमें क्या रोल है, ये आपको जब इसकी मैं डेफिनेशंस बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। क्या होता है कि कुछ विलियन जो होते हैं वो सांद्रता के सभी कंडीशनों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। समझना, इस बात को गौर से सुनना, आप लोग कंसंट्रेट करना माइंड को, कि ऐसे विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श विलियन। और ऐसे विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलियन। आई बात समझ में? ऐसे विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करे क्या कहलाएंगे? आदर्श विलियन। ऐसे विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करें क्या कहलाएंगे? अनादर्श विलियन। अब अपन इसको आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ एक कॉलम बना रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आदर्श विलियन, आदर्श विलियन, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको अनादर्श विलियन। तो फर्स्ट टाइप अपना है आदर्श विलियन और सेकंड है अनादर्श विलियन। आदर्श विलियन क्या होते हैं? जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताया, ऐसे विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट। ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या है? ये लिखते हैं हम ऐसे विलियन जो सभी सांद्रताओं पर सभी सांद्रताओं पर
राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। पहली कंडीशन समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। सेकंड कंडीशन बी, देखिए राउल्ट का नियम जो है वो क्या कहता है? राउल्ट का नियम ये कहता है कि P1 जो है वो बराबर होगा किसके? P1 नोट एंड XA के, या हम कह सकते हैं XA ले लो इसको। राउल्ट का नियम यही कहता है। और P2 जो है वो बराबर होगा P2 नोट XB के। क्लियर है चीज़? और P टोटल जो है वो होगा किसके बराबर? मैं यहाँ लिख देता हूँ कुल। P कुल बराबर होगा किसके? P1 प्लस P2 के। इसका मतलब ये हो जाएगा P कुल बराबर P1 नोट XA प्लस P2 नोट XB। आगे की बात समझ में? यानी कि राउल्ट के नियम का यदि पालन करेगा विलयन तो ये कंडीशंस उसकी होनी चाहिए। प्रेशर में जो अपन बात करते हैं, वाष्प दाब की यदि अपन बात करते हैं तो वाष्प दाब जो है वो कुछ इस तरह से आना चाहिए राउल्ट के नियम के अनुसार। क्लियर है चीज़? तो ठीक है, ये इसका मतलब ये क्या है? आदर्श विलयन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। क्या बात है कि राउल्ट के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का क्या करते हैं? ये पालन करते हैं। ठीक है। अब ये कंडीशन इनमें देखते हैं। अब ये कंडीशन इनमें क्या होगी? इनमें ये होगी ये कंडीशन कि P1 इक्वल टू P1 नोट XA होना चाहिए, तब तो क्या हो जाएगा? आदर्श। और ये नहीं है। P1 इज़ नॉट इक्वल टू P1 नोट XA और P2 इज़ नॉट इक्वल टू P2 नोट XB। आ गई ये बात समझ में? और P कुल इज नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड P कुल इज नॉट इक्वल टू P1 नोट XA प्लस P2 नोट XB। आएगा ये बात समझ में आप लोगों को? ये देखो, ये आ गया आपके लार्ज डिफरेंस दोनों में। कोई दिक्कत इसमें? मतलब इसमें क्या होगा कि P1 जो है उसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर नहीं होगी। पहला जो कंटेंट है, पहला जो आपका घटक है, उसका जो वाष्प दाब है वो उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। इसी तरह सेकंड में कंडीशन होगी, इसी तरह टोटल में होगी। अब नहीं होगा, देखो यहाँ तो बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है कि ये बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या है? बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो या तो होगा कम या फिर होगा ज़्यादा। दो ही कंडीशंस हो सकती है भाई। बराबर नहीं रहेगा तो या तो उससे क्या रहेगा? कम रहेगा, या उससे क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। बस इस चीज़ को अपन को देखना है। तो कम या ज़्यादा क्या होता है देख लीजिए। कम या ज़्यादा दो रेफरेंस में हो सकता है। एक कंडीशन जो है वो क्या हो सकती है? एक कंडीशन ये हो सकती है P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट XA, P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट XB एंड P कुल इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2
एंड पी कुल इज ग्रेटर देन P1 नोट XA प्लस P2 नोट XB, ये कंडीशन हो सकती है भाई। अधिक में तो ये कंडीशन हो सकती है, यदि अधिक दाब मिल रहा है राउल्ट के नियम से गुणित से, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है। एक कंडीशन क्या हो सकती है, कम की हो सकती है। एक कंडीशन क्या हो सकती है, कम की हो सकती है। क्या हो सकती है कम की, कि राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब ज्ञात हुआ है उससे क्या मिले हमको, कम मिले। कम कैसे मिलेगा, ये देखिए, कम ऐसे मिलेगा कि P1 इज लेस देन P1 नोट XA, P2 इज लेस देन P2 नोट XB, P कुल इज लेस देन P1 प्लस P2 एंड P कुल इज लेस देन P1 नोट XA प्लस P2 नोट XB। तो एक कंडीशन अपन को ये मिल सकती है। दिख तो रहा है, ये कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ठीक है, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक तो दिख रहा है। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, देखिए अब आपको ये बात समझ में आ गई। दो कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से क्या मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है। राउल्ट के नियम से हमने जो ज्ञात किया था उससे क्या मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि क्या मिल सकता है, कम मिल सकता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है और यहाँ पर कम मिल रहा है। देखिए अब इनको क्या है कि केमिस्ट्री में कुछ नाम दिए गए हैं। वो क्या दिए गए हैं, इसको तो बोला जाता है धनात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, और इसको क्या बोलते हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। आगे की बात समझ में क्लियर है ये चीज़। तो दो चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होगी कि अनादर्श विलयन जो होता है उसमें क्या कंडीशन होगी कि वाष्प दाब जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, राउल्ट के नियम के द्वारा ज्ञात किए गए वाष्प दाब के। अब बराबर नहीं होगा तो बराबर नहीं होने के केस में दो तरह का हो सकता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। उससे ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। ज़्यादा होता है उसको हम राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं और कम होता है उसको ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इसको आगे और मैं डिटेल में बताऊँगा आप लोगों को, ये टर्म के साथ बताना था इसलिए यहाँ देख लीजिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट है सी। इस प्रकार के आदर्श विलयन की बात कर रहा हूं मैं। इस प्रकार के विलयन में दो शुद्ध
पदार्थों को मिलाने पर आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आगे बात समझ में, आयतन परिवर्तन क्या होगा? शून्य, यानी कि डेल्टा V जो है वो क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है चीज़? लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में दो शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, यानी कि आप लिख सकते हो डेल्टा V इज़ नॉट इक्वल टू 0। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? आदर्श विलयन में तो क्या होगा, जब हम A घटक के साथ B घटक को मिलाएंगे तो आयतन परिवर्तन क्या रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? आयतन परिवर्तन 0 नहीं होगा, या तो पहले जो आयतन थे उससे ज़्यादा आयतन होगा या फिर उससे कम आयतन होगा। आगे की बात समझ में, देखिए आप इसको, यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मिलाने से पहले 5 ml प्लस 6 ml था, तो ये टोटल कितना हुआ यहाँ पर? 11 ml। तो मिलाने के बाद भी ये क्या रहेगा? 11 ml ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये कम या ज़्यादा हो जाए। लेकिन यहाँ यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर शुद्ध अवस्था में जैसे 5 ml प्लस 6 ml, तो इधर कितना है? ये 11 ml। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिलाने के बाद या तो ये हो जाएगा 12 ml या फिर ये रह जाएगा 10 ml, यानी कि आयतन में परिवर्तन होगा। क्लियर है ये चीज़? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तीसरा पॉइंट, तो आदर्श और अनादर्श में तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि जब दो शुद्ध पदार्थों को मिलाया जाता है तो आदर्श विलयनों में आयतन परिवर्तन शून्य होता है, लेकिन अनादर्श विलयनों में आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें डी। जब एक घटक के साथ दूसरा घटक मिलाया जाता है तो एंथैल्पी परिवर्तन शून्य रहता है। मतलब कि डेल्टा H की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? 0 रहेगी। डेल्टा H की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। लेकिन हम यहाँ यदि बात करें तो जब एक घटक के साथ दूसरा घटक मिलाया जाता है
मिलाया जाता है तो एंथैल्पी परिवर्तन होता है। मतलब होता है मतलब शून्य नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0। आगे के बात समझ में, यानी कि आपके जो अनादर्श विलयन है इनमें जब एक घटक के साथ हम दूसरे घटक को मिलाएंगे तो स्थिति ये होगी कि जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो शून्य नहीं रहेगा। क्लियर है चीज़? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं इसमें एक पॉइंट और है वो लिखवाता हूँ। अगला है अपना इसमें, ऐसा क्यों होता है ये चीज़ अपन को इसमें जाननी। इसमें क्या होता है कि विलेय व विलायक अंतःक्रिया बराबर होती है विलेय विलायक के। ठीक है, विलेय के कणों के बीच में और विलायक के कणों के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है उसके बराबरी कौन सी रहती है, विलेय और विलायक के बीच में। तो इस वजह से यहाँ पर अंतर नहीं आता, लेकिन यहाँ जो है ये ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विलेय व विलायक अंतःक्रिया इज नॉट इक्वल टू विलेय विलायक अंतःक्रिया। यानी कि अंतराणिक कणों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है वो इसमें क्या होता है, विलेय और विलायक के बीच में जितना होता है उतना ही विलेय विलायक के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो बराबर नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। इसी वजह से ये जो चेंजेज है वो आते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार इसको थोड़ा और आगे आपको डिटेल में बताता हूँ कि आदर्श और अनादर्श तो ये आपके हो गए। क्लियर है चीज़? अब आदर्श विलयन जो है वो आपको मैं दो तरह के बता रहा हूँ। एक बता रहा हूँ मैं आपको धनात्मक विचलन और एक बता रहा हूँ मैं आपको ऋणात्मक विचलन। तो अपन उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एग्ज़ाम में ये आ जाता है अक्सर कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है और धनात्मक, राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन क्या होता है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपको अभी धनात्मक विचलन की। अब हमारे पास में क्या रह गया, केवल अनादर्श विलयन। अब क्या रह गया, केवल अनादर्श विलयन। और अनादर्श विलयन में भी क्या देखेंगे, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। तो यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन।
ठीक है, देख लेते हैं अपन इसको तसल्ली से। देखिए जैसे आप इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि P1 जो है वो ग्रेटर देन आएगा P1 नॉट XA से, P2 जो है वो ग्रेटर देन आएगा P2 नॉट XB से, और P कुल ज़्यादा आएगा किससे, P1 प्लस P2 से, और P कुल ज़्यादा होगा किससे, P1 नॉट XA प्लस P2 नॉट XB से। ये चीज़ होगी इसमें। तो ये कैसे होगी वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्लियर है? धनात्मक विचलन जो है वो चीज़ अपन देख रहे हैं। देखिए जैसे अपने पास में एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मेथनॉल भरा हुआ है, दो कण मैंने इसमें बना दिए। क्लियर है चीज़? अब देखिए मेथनॉल में क्या है कि हाइड्रोजन पे क्या है, आंशिक धनावेश है, और ऑक्सीजन पे क्या है, आंशिक ऋणावेश है। ऑक्सीजन पे क्या है, आंशिक ऋणावेश है, और ये आंशिक धनावेश। ठीक है, ये क्या है आपका एल्कोहल, ये क्या है आपका एल्कोहल। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर इस पर क्या है, धनावेश है, इस पर क्या है धनावेश, और इस पर क्या है ऋणावेश है। तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित रखेगा। इसी तरह इस पर ऋणावेश और इस पर क्या है धनावेश है, तो ये इसको आकर्षित रखेगा। यानी दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और कंटेंट आपके पास में यहाँ है एल्कोहल, और यहाँ पर है आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये है आपका कीटोन। क्लियर है चीज? अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आंशिक ऋणावेश, और इस पे क्या है आंशिक धनावेश। इस पे क्या है आंशिक ऋणावेश, इस पे क्या है आंशिक धनावेश। अब इसका धनावेश इसके ऋणावेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और इसका धनावेश इसके ऋणावेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स। ये है आपका एसीटोन। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो विलयन आएगा, इस विलयन में कुछ ऐसी स्थिति होगी कि जैसे आपके पास में यहाँ पर है CH3OH, तो यहाँ आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर आ गया आपके CH3OH, और फिर आ गया आपके C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। तो देखो आप इस विलयन में, ये जो आपका विलयन तैयार हुआ है, इस विलयन में क्या है कि पहले तो यहाँ पर क्या था कि एक अल्कोहल के पास दूसरा अल्कोहलिक कण था, और यहाँ पर एक कीटोन के पास दूसरा कीटोन कण था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक अल्कोहल के पास क्या आ गया, कीटोन आ गया, यानी दो अल्कोहल के बीच में क्या आ गया, कीटोन आ गया। या फिर आप ये कह सकते हो कि दो कीटोन के बीच में क्या आ गया, एक अल्कोहल आ गया। क्लियर है चीज़? अब देखो यदि हम बात करें इनके वाष्प दाब की, यदि हम बात करें किसकी, इनके वाष्प दाब की, तो क्या होगा वो चीज़ आप लोग समझ लीजिए। देखिए
यहाँ पर ये कण इस कण के मध्य में क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा क्या लगा रहा था, आकर्षण लगा रहा था। अब बहुत ज़्यादा आकर्षण था इन दोनों के बीच में, तो इनकी जो वाष्प है वो कम बन रही थी, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। सेम स्थिति यहाँ है कि ये दोनों क्या है, समान है, तो इनके बीच में क्या है, आकर्षण ज़्यादा है। आकर्षण ज़्यादा है तो वाष्प क्या बन रही है, कम बन रही है, और वाष्प कम बन रही है तो क्या होगा, दाब भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि यहाँ जो दाब लगेगा उसकी मात्रा भी क्या है, कम है। यहाँ पर जो वाष्प दाब लगेगा उसकी मात्रा भी क्या है, कम है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर इस एल्कोहल और इस एल्कोहल कण के बीच में क्या आ गया, कीटोन आ गया। यानी कि अब इन दोनों के बीच में आकर्षण क्या हो गया, कम हो गया। आकर्षण कम हो गया तो ये आसानी से क्या बना लेगा, वाष्प बना लेगा। इसी तरह ये जो है ये भी क्या करेगा, आसानी से वाष्प बना लेगा। अब ये और इसके बीच में क्या हो गया, ये आ गया तो ये आसानी से वाष्प बना लेगा। इसके और इसके बीच में ये आ गया तो ये भी आसानी से वाष्प बना लेगा, और ये भी आसानी से वाष्प बना लेगा। इसी तरह ये भी जो है आसानी से क्या बना लेगा, वाष्प बना लेगा। मतलब क्या हुआ कि बनने वाले वाष्प की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब बनने वाले वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विलेय ये क्या है आपका, विलेय है, और ये क्या है आपका, विलायक है। विलायक दोनों का जो है वाष्प दाब क्या है, कम है। वाष्प दाब क्या है, कम है। किससे, विलेय विलायक से। आगे बात समझ में, कारण क्या है, क्योंकि विलेय और विलायक के कणों के मध्य जो अंतःक्रिया हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा अंतःक्रिया जो कम है वो किस में हो गई, विलेय और विलायक के कणों में। आगे बात समझ में, तो वो फ्री हो गए और उन्होंने दाब वाष्प क्या बना ली, ज़्यादा बना ली, तो वाष्प दाब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो विलेय का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब लेस देन है किससे, विलेय विलायक के वाष्प दाब से कम है। अब ये कम है तो विलयन का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। विलयन का क्या हो गया, कम हो गया। ये विलेय विलायक क्या है, ये विलेय विलायक आपका क्या है, विलेय और विलायक मिलके क्या बनता है, विलयन बनता है। और विलयन का क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है किससे, विलेय और विलायक से। तो हो गया आपका धनात्मक विचलन। अब अपन इसको थोड़ा ग्राफ की सहायता समझ लेते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर x1 बराबर हमने 1 ले लिया और x2 बराबर क्या ले लिया, 0। यहाँ पर x1 बराबर क्या हो गया, 0, और x2 बराबर क्या हो गया, 1। ये मैं आपको पहले ग्राफ समझा चुका हूँ। देख लीजिए, x1 का मान क्या है, 1 है, अधिकतम है, तो यहाँ पर P1 नोट का मान भी क्या होगा, अधिकतम होगा। लेकिन ये समय के साथ इधर जब हम जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है मान, तो इसका मान भी क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। आगे बात समझ में। इस प्रकार हम x2 की बात करें तो x2 यहाँ पर क्या है, अधिकतम है, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो क्या हो गया, P2 नोट क्या हो गया, अधिकतम हो गया। लेकिन x2 जब इधर आ रहा है तो क्या हो गया, मान 0 हो गया। तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। आगे बात समझ में। और दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, P टोटल बराबर P1 प्लस P2। और ये क्या हो गया आपका, P1 बराबर P1 नोट XA
और ये क्या है आपका P2 बराबर P2 नॉट XB। अब हमारी बात ये तो हो गई साधारण विलयन की, लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं, धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन का मतलब क्या होगा कि इसका राउल्ट के नियम से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, इसका भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तभी तो कुल ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में। तो इसका जो है हम यहाँ बना देंगे और इसका हम कहाँ बना देंगे, यहाँ बना देंगे, तो टोटल भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो इसमें ये जो है, ये जो वाष्प दाब है, ये तो कौन सा हो गया, राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वाष्प दाब, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये वाला जो है ये आपका क्या आ गया, सॉरी डार्क लाइन तो आपकी क्या आ गई, राउल्ट के नियम वाली, और डॉटेड क्या आ गई, धनात्मक विचलन वाली। धनात्मक का मतलब ज़्यादा आएगा ना, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन किससे, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। क्लियर है ये चीज़। फटाफट आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। देखिए, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। क्या पढ़ रहे हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। देख लीजिए, इसमें क्या होना है, P1 लेस देन रहेगा किससे, P1 नोट XA से, P2 लेस देन रहेगा P2 नोट XB से, और P कुल लेस देन रहेगा P1 प्लस P2 से, और P कुल लेस देन रहेगा P1 नोट XA प्लस P2 नोट XB। ध्यान रहेगी ये बात, क्लियर है चीज़। ऋणात्मक विचलन में ये होगा, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे अपने पास में एक कंटेनर में H2O है, क्या है अपने पास में, H2O, और यानी जल, और एक कंटेनर में आपके पास में H2SO4 है, यानी कि अम्ल। कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए, यहाँ पर ये फ्री है, ये भी फ्री है, आपस में क्या कर रहे हैं, वाष्प बना रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जब हमने इन दोनों को मिला दिया, जब हमने इनको मिला दिया, तो H2SO4 H2O जो है, इनमें ये आपका क्या बन गया, विलयन। यहाँ क्या था कि विलय विलय के कणों के बीच में अंतःक्रिया कम थी, विलायक विलायक के कणों के बीच में अंतःक्रिया कम थी, लेकिन यहाँ विलय और विलायक
विलेय तो आपका H2SO4 है और विलाय क्या है, जल है। इनके कणों के बीच में अंतःक्रिया क्या है, ज़्यादा है। किस कारण, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण। अब अंतःक्रिया ज़्यादा है तो यहाँ तो क्या कर रहे थे, ये इजीली क्या बना रहे थे, वाष्प बना रहे थे। ये भी आसानी से क्या बना रहा था, वाष्प बना रहा था। लेकिन यहाँ वाष्प में क्या आ जाएगी, इनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यहाँ पर वाष्प की मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब वाष्प की मात्रा में कमी आ जाएगी तो किस में कमी आ जाएगी, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ क्या होगा, विलेय वाष्प दाब विलायक वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। किससे, विलेय विलायक से। यानी कि ये क्या है, ये क्या है आपका विलयन। तो विलेय वाष्पदाब, विलायक वाष्पदाब किससे ज़्यादा है, विलेय विलायक से। तो यही स्थिति हो गई, विलेय का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब क्या है, कम है। किससे, विलेय विलायक से। यानी टोटल वाष्पदाब क्या है, कम है। किससे, विलेय और विलायक से। आगे बात समझ में। अब इसको हम किस पे देखते हैं, यदि ग्राफ पे देखते हैं तो x1 बराबर 1, x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x2 बराबर 1। यहाँ x1 क्या है, मैक्सिमम है, तो P1 नोट। इधर क्या हो रहा है, 0, इसका मतलब है क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, तो P1 क्या आ गया, P1 बराबर आ गया P1 नोट XA। यहाँ पर x2 अधिकतम है तो यहाँ पर x2 क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया, तो P2 नोट मैक्सिमम। और इधर आएंगे तो क्या आएगा, डाउन आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका P2 इक्वल टू P2 नोट XA। और ये आपका क्या है, टोटल है। ये क्या है, P टोटल बराबर P1 नोट XA प्लस P2 नोट XB। लेकिन दाब तो क्या रहा है, विलयन का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब इसका भी पहले क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही क्या है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। इसको हम क्या लिखेंगे, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। आगे स्टूडेंट्स बात आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत है क्या इसमें, तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कहीं समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप फटाफट इसके नोट्स बनाओ, साथ के साथ चलते रहो। देखो आगे के वीडियो तभी समझ में आएंगे जब आप पिछले वीडियो अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है ना, तो आज इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू।